नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR स्टडी पर। जैसा कि हमने काफ़ी पीछे वीडियो पढ़े और काफ़ी वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि भारतीय इतिहास किस प्रकार से रहा है हमारा। इस भारतीय इतिहास में बहुत सारी जानकारी हमने इकट्ठी करी और बहुत कुछ सीखा। आज हम आपके सामने कल का थोड़ा बचा हुआ जो टॉपिक था, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जो कुछ साक्ष्य जो बच गए थे उनकी जानकारी हम लोग इकट्ठी करेंगे मेरे बच्चों। तो जैसा कि हमने पीछे बताया, काफ़ी वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना मेरे बच्चों। अब आज एक नए टॉपिक की तरफ, एक नए शब्दों की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बारी बारी से मुझे उम्मीद है आपने कॉपी पेन लेकर के रख लिया होगा और फैक्ट को, पॉइंट को नोट करना आपने शुरू कर दिया होगा। उम्मीद है कि आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे चल रहे होंगे और आपने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा, इत्मीनान से आपने एग्ज़ाम दिया होगा। और सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ आगे के आने वाले एग्जामों में और जो चल रहे एग्जाम उनके लिए। मेरे बच्चों, आप जीवन में बहुत अग्रपथ पर जाएं, बहुत ऊंचाइयां छुएं, बहुत आगे बढ़ें। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत मन लगाकर इत्मीनान से आप चीज़ों को साथ संजोग करके आप पढ़ रहे होंगे और उन पर चर्चा कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, पीछे की कई वीडियो के माध्यम से हमने 8-10 वीडियो बना चुके हैं हम, और 8-10 वीडियो में हम लोगों ने मिलकर के बैठ के पढ़ा लूसेंट की बुक का पूरा निचोड़। यहाँ हम आपके सामने इस छोटे से बोर्ड पर सिखा रहे हैं और बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक हम नोट कर रहे हैं और एक एक फैक्ट निकाल कर हम आपको समझा रहे हैं। इन फैक्ट इन टॉपिक के साथ में हम वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनेंगे या इनमें फैक्ट के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन डिटेल में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं मेरे बच्चों। तो जैसा कि हमने काफ़ी वीडियो के माध्यम से सीख लिया पीछे की, आज कल का कुछ बचा हुआ टॉपिक था वो आज हम लेकर के आए हैं। ये जैसे ही ये टॉपिक फिनिश होगा उसके बाद हम प्राग ऐतिहासिक काल की तरफ, प्राग ऐतिहासिक इतिहास की तरफ बढ़ जाएंगे। और ये एक नया टॉपिक प्राग ऐतिहासिक इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, जिससे आपके कई प्रश्न आपके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बनने वाले हैं मेरे बच्चों। तो उम्मीद है कि आप मन से और दिल, दिमाग, बुद्धि सभी के साथ आप बैठ गए होंगे, कॉपी पेन लेकर के आपने पॉइंट नोट करना शुरू कर दिया होगा मेरे बच्चों। नोट्स बनाते रहिए, चीज़ों को लिखते रहिए। मैं डेली आपसे कहता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी का उसका सबसे बड़ा गहना अगर कोई है उसके विद्यार्थी जीवन में, उसके नोट्स, उनकी किताबें ही हैं, जो कि जीवन पर्यंत कुछ भी कहीं कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी किताबें, उसके नोट्स, उसकी विद्या उसको कभी छोड़ती नहीं है मेरे बच्चों। तो जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में जाना और सीखा, आज उसके बाद एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दिया होगा और ना किया हो तो कर दीजिएगा, आगे शेयर इसको जरूर करें मेरे बच्चों। तो जैसा कि वीडियो के माध्यम से हमने कल सीखा, हमने बताया आपको कि किस प्रकार से हमारा भारतीय इतिहास रहा है और इतिहास में ऐसी बहुत सारी जानकारी हमने इकट्ठी करी कि किस प्रकार से जीवन चरित्र में मानव ने अपना विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के साथ जीवन अपना बिताया और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जूझते हुए उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और इसके बाद धर्मशास्त्र, धर्म संबंधित ऐसी बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठी करी और इस बोर्ड पे बारी बारी से टॉपिक को पढ़ते चले आए हैं। इस नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, हम तो नया टॉपिक ही बोलेंगे क्योंकि इसमें 2-3 फैक्ट ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये वन लाइनर छोटे फैक्ट के रूप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिलेख से संबंधित पूछा जाएगा कि अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, आप बताओगे साहब राजा खारवेल के से संबंधित है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न, ऐसे मजेदार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सरल प्रश्न आते हैं और आप आंसर नहीं दे पाते क्योंकि आप बड़ा बड़ा पढ़ रहे हो तो छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। इसलिए तो आपके जीवन के पढ़ाई के स्तर के लिए सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। छोटे स्तर से ले जाकर के बड़े स्तर तक की आप तैयारी करेंगे और चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। उम्मीद है प्रत्येक पॉइंट आपकी समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आप सीख रहे होंगे और बारी बारी से टॉपिक के साथ हम लोग तालमेल मिलाने वाले हैं बच्चों। जैसा कि हमने पीछे सीखा कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की जो जानकारी हम लोग इकट्ठी करी थी उससे कुछ पॉइंट, कुछ फैक्ट रह गए थे, आज उनके ऊपर चर्चा चलने वाली। चलो शुरू करते हैं उसी टॉपिक के साथ जहां कल छोड़ा था, नए पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड है आपके साथ प्राचीनतम सिक्कों। सिक्के किसे कहते हैं? आज की दुनिया में हम देखें तो इसको मनी कहा जाता है और मनी कई प्रकार की होती है। अर्थशास्त्र जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स अलग होता है, इकोनॉमी अलग होता है। जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे तो आपको इसके बारे में बड़ी डिटेल से जानकारी प्राप्त होगी। बस छोटा सा पॉइंट हम यहाँ सिखा रहे हैं कि ऐसी वस्तु जिसको सभी लोगों के द्वारा चलाया जा सके, ऐसी वस्तु जिसको सभी लोगों के माध्यम से, सभी लोगों के द्वारा मान्य किया जा सके, चलाया जा सके और उसके बदले में वस्तुओं का विनिमय किया जा सके, उसको मनी कह सकते हैं। मनी कुछ भी हो सकती है, ये मार्कर मनी हो सकती है, ये बुक मनी हो सकती है। बस
बशर्ते इसके इस मनी को या इस वस्तु को सभी के द्वारा चलाया जा सके। इसी प्रकार से पुराने समय में कुछ सिक्के भी बनाए गए, उन सिक्कों को किसी न किसी रूप से बनाया गया होगा। हम बात करेंगे तो इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर आहत का मतलब, आहत माने होता है चोट पहुंचाना, अर्थात ठप्पा मार के, बेंच तरीके से ठप्पा मार के जो सिक्के बनाए गए होंगे उनको आहत सिक्कों का नाम दिया गया। आहत सिक्के वो पुराने सिक्के थे जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विनिमय किया जाता होगा, या मैं आपसे कहूं कि कई व्यवस्थाओं को चलाने के लिए सुचारू रूप से धन की, इसको धन भी नाम दे सकते हैं, कई व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने कुछ इस प्रकार से मनी को कलेक्ट किया और विभिन्न प्रकार के तरीकों में ढाला। आपको बताएं ये सिक्के उस समय के हैं, जब से बात करेंगे प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में, प्राचीनतम ये साक्ष्य के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। और आपसे कहें तो इन्हें जो ये सिक्के बने हैं, इस सिक्के की पूरी प्रक्रिया को काशार्पण कहा जाता था। ये काशार्पण का मतलब होता है कि सिक्के, अर्थात प्राचीनतम जो सिक्के किस प्रकार के हुआ करते थे, आहत सिक्के के रूप में प्राप्त होते थे। बच्चों इसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले की बात करें, जो सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य अगर किसी ने शुरू किया था तो वो यवन शासकों के द्वारा शुरू किया गया था। मेरे बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का टॉपिक, एक एक फैक्ट नोट करते रहिएगा बच्चों। तो सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का जो काम था, लिखने का जो कार्य था, वो यवन शासकों द्वारा किया गया था। मेरे बच्चों यवन शासकों ने सिक्के पर लिखने का कार्य किया। इस लिखने की कार्य को ही हम लोगों ने एक नाम दिया कि लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात एक साक्ष्य हैं लिखित, कि इनसे पता चलता है कि उस समय यवन लोग सिक्कों पर काम कर रहे थे, अर्थात सिक्कों के द्वारा अपने सिस्टम को, अपनी प्रणाली को या अपने शासन को चला रहे होंगे, या इनकी आवश्यकता पड़ रही होगी। और इस पर सिक्कों के बाद इस पर लिखने का काम करना शुरू अगर किसी ने किया था तो सबसे पहले यवनों ने किया था। मेरे बच्चों उम्मीद है ये दोनों लाइनें बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होंगी। और आपको बताएं कि अभिलेखों, जो अभिलेख हम अभी तक पढ़ते आए हैं, अर्थात अभिलेख का मतलब है कि लिखे हुए साक्ष्य, ऐसे साक्ष्य जो लिखित प्राप्त हुए हैं और इतिहास की जानकारी देते हैं। मेरे बच्चों ऐसे साक्ष्य जो लिखित प्राप्त हुए हैं और वो बताते हैं कि हमारा इतिहास किस प्रकार से रहा है। मेरे बच्चों उनको लिखित, अगर मैं कहूँ तो लिखित अभिलेख, या फिर मैं केवल अभिलेख बोलूँ तो भी कोई गलती नहीं है। इस अभिलेखों का जो अध्ययन है, मैंने आपको बताया था, इन अभिलेखों का जो अध्ययन है इसको एपिग्राफी कहा जाता है। मेरे बच्चों जो अभिलेखों का अध्ययन है इसे एपिग्राफी कहा जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम बच्चों लूसेंट की बुक का पूरा निचोड़ धीरे धीरे यहाँ इस बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और जैसा कि सीख रहे हैं और एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आप नोट कर रहे होंगे, चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मेहनत आपकी रंग लाएगी और एक दिन आप बहुत बड़ी परीक्षा को पास करके बहुत बड़े पद पे आसीन होंगे। मेरे बच्चों आप चिंता मत करिएगा, आप प्रत्येक टॉपिक हम आपको यही पढ़ाने वाले हैं। इस किताब के बाद, इस बुक के बाद अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं की कई सारी बुकें हैं जो मार्केट में चल रही हैं। हम आपको धीरे धीरे सभी का निचोड़ निकाल के इस बोर्ड के माध्यम से आपको देने वाले हैं। मेरे बच्चों डटे रहिए, लगे रहिए और चीज़ों को लगातार सीखते रहिए। आगे बात करें तो एक पॉइंट, एक नया फैक्ट यहां से बनता है। यह फैक्ट हमें सिखाता है कि समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा गया है। ये बात कैसे पता चली? ये बात हमें कैसे पता चली कि समुद्रगुप्त जो हैं वो संगीत प्रेमी रहे होंगे? कैसे पता लगी? अर्थात हमें समुद्रगुप्त का चित्रांकन मिला बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर। बात समझ में आई नहीं? अर्थात समुद्रगुप्त जो था वो बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर इसके चित्र अंकन हुए, और इसके चित्र सिक्कों पर दर्शाए गए मिले, तो हम इसको कह देंगे क्योंकि इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र मिले। अर्थात मैं कह सकता हूं कि जब बीड़ा बजा रहा होगा तो कहीं ना कहीं ये संगीत का भाग है, बीड़ा संगीत का भाग है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं संगीत प्रेमी रहा होगा। आगे बात करूं तो अरिक्मेडू, ये जो अरिक्मेडू है, अगर मैं आपसे अरिक्मेडू की बात करूं तो अरिक्मेडू से रोमन के सिक्के मिले हमें। किसके सिक्के मिले बेटा? रोमन के। आपसे क्वेश्चन बनेगा सर ये रोमन सिक्के? हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये समझने का बिंदु है कि सर अभी तो हम सिक्कों के बारे में पढ़ रहे थे, अच्छी बात थी। अरिक्मेडू चलो ठीक है, हम समझ रहे हैं भारत का एक हिस्सा है, और इस भारत के हिस्से में हम ये भी जान पा रहे हैं सर ठीक है रोमन सिक्के मिलने का क्या तात्पर्य है। अब ये एक साक्ष्य प्राप्त होता है कि उस समय रोमनों का हमारे साथ किसी न किसी प्रकार के व्यापार रहा होगा।
रोमन जो लोग थे वो भारत आए और भारत आने के बाद इस अरिक्यमेडु वाले स्थान पर रुके होंगे, या मैं आपसे कहूँ किसी न किसी प्रकार से इनका भारतीयों के साथ संबंध रहा होगा। और ये जो संबंध हम पता कर पा रहे हैं, बस यही इतिहास है, यही जानकारी जो हम लोग इकट्ठी करना चाहते थे और बारी बारी से कर पा रहे हैं मेरे बच्चों। तो हम जान पाए हैं कि अरिक्यमेडु एक स्थान है भारत का, उस स्थान से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और आपको अगली बात बताएं तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि उत्तर भारत के समय में, मेरी बात समझना, उत्तर भारत के समय में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ और जिस शैली में निर्माण हुआ मेरे बच्चों, उत्तर भारत में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ और जिस शैली में निर्माण हुआ, उस शैली को हमने नाम दिया है नागर शैली। क्या नाम दिया है? नागर शैली। और दक्षिण में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है, दक्षिण में जो मंदिर बने हैं, उन मंदिरों का निर्माण हुआ है, उसको हमने द्रविड़ शैली का नाम दिया है मेरे बच्चों। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत का हिस्सा और ये मंदिर है। नागर शैली उत्तर भारत के हिस्से, अर्थात उत्तर भारत के ये मंदिर हैं। हम आपसे कहें कि उत्तर भारत के मंदिर किस शैली के बनाए हुए थे, आप कहोगे उत्तर भारत के जो मंदिर थे उनका निर्माण नागर शैली में हुआ था। आपसे कहें कि दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वो किस शैली में बनाए गए थे, आप कहोगे सर दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वो आपके द्रविड़ शैली में मंदिर बने, और ये मंदिर उसी शैली के थे, इसलिए द्रविड़ शैली बोल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड हमारे जुड़ता है पंचायतन शैली, या मैं बात करूं पंचायतन शब्द। मेरे बच्चों ये पंचायतन जो शब्द है, ये शब्द मैं आपसे कहूं तो इस शब्द का मतलब है कि मंदिर रचना शैली से। मेरी बात समझ में आई नहीं आई मेरे बच्चों? जो पंचायतन शब्द है, इस शब्द का जो शब्द का संबंध है वो मंदिर रचना शैली से है। किससे है? मंदिर रचना शैली से। हम बात करें दक्षिणांचल में, किसकी बात कर रहे हैं आपके सामने? दक्षिणांचल में द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों पर जो मंदिर बनाए गए, दक्षिणांचल में द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों में मिलाकर जो मंदिर बनाए गए, जैसे कि जैसे कि तंजावुर का मंदिर, खजुराहो, ये मध्य प्रदेश वाले मंदिर, ये जो उधर के जितने मंदिर हैं वो मैं आपसे कहूं तो कहीं ना कहीं ये पंचायतन शैली के बनाए हुए हैं। किस शैली के बनाए हुए? पंचायतन। अर्थात इन मंदिरों का निर्माण किस तरीके से होता है पंचायतन वालों का? पंचायतन का मतलब होता है पांच। क्या होता है? पांच पंचायतन। समझ गए? एक मंदिर तो बीच में होगा और चार मंदिरों का मुख बिल्कुल उसी की तरफ होगा, और उसके किनारे किनारे बारी बारी से उसके आसपास चार मंदिर बनाए जाएंगे। यही आपकी शैली जो थी वो पंचायतन शैली थी। कौन शैली थी मेरे बच्चों? पंचायतन। मुझे उम्मीद है ये बात बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी। अब हम एक छोटे से पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, अभिलेख और उनके शासक। आप कहोगे सर ये क्या मतलब है? ये मतलब है कि किस शासक के शासन काल में कौन सा अभिलेख लिखवाया गया था और उस अभिलेख से क्या हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके साक्ष्यों के बारे में तो पहले ही पीछे बता चुके थे, बस इनका संबंध शासक से जोड़ने वाले हैं मेरे बच्चों। तो देखिए जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बारी बारी से समझते रहिएगा और बारी बारी से देखते रहिएगा मेरे बच्चों। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम हाथी गुम्फा अभिलेख। बिल्कुल सही बात है, ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है मेरे बच्चों, ये हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है। बात समझ में आई नहीं आई मेरे बच्चों? ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो राजा खारवेल से संबंधित है। अब आप कहोगे सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन अभिलेख और शासक का संबंध क्या है? मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा पॉइंट आप समझने की कोशिश करिएगा। ये जो अभिलेख हैं जहां जहां मिले हमें, जिस समय प्राप्त हुए, अर्थात वो समय तो नहीं यहाँ काउंट कर पा रहे हैं हम अभी, लेकिन हम आपको बता दें कि जो अभिलेख हमें प्राप्त हो रहे हैं और ये जो अभिलेख मिले हैं वो बताते हैं कि उस अभिलेख में लिखा प्राप्त हो रहा है, उस अभिलेख से हम जान पा रहे हैं कि उस समय किसका शासन रहा होगा। अर्थात उस समय के शासक या शासन के उस समय के राजा नरेश का नाम प्राप्त होता है। हम जान पाते हैं कि उस समय भारत पर किसका शासन, किस जगह पर किसका शासन चल रहा होगा मेरे बच्चों। ठीक है भाई, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से हमें इतनी सारी जानकारियां मिल गई और इन सभी जानकारियों के माध्यम से हमने जान पाया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के शासन काल में था? राजा खारवेल। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, जूनागढ़ अभिलेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन शासक रुद्रदामन थे, उनके समय का है। आपसे बात करें नासिक अभिलेख तो गौतमी बलश्री के शासन काल में
प्रयाग स्तंभ, इसको प्रयाग प्रशस्ति अर्थात प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त के समय में प्राप्त हुआ है। अगर इसका वर्णन करता है, इस शासक से संबंधित है, आपको बताएं कि ऐहोल अभिलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ऐहोल अभिलेख। मेरे बच्चों ये ऐहोल अभिलेख जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय की बात कर रहा है। अर्थात ऐहोल अभिलेख ऐसा अभिलेख था, एक शासक जिसका नाम पुलकेशिन द्वितीय था, का वर्णन कर रहा है मेरे बच्चों। अब हम छठवीं बात करें तो मंदसौर अभिलेख, यशोवर्मन मालवा नरेश थे, ये यशोवर्मन की एक शासक थे, उस समय की बात कर रहा है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध भोज, एक राजा भोज थे जो कि प्रतिहार वंश के राजा थे, इनको प्रतिहार नरेश कहा जाता है, अर्थात आप अपनी भाषा में कह सकते हैं राजा भोज। इनका संबंध किससे है? ग्वालियर अभिलेख से है मेरे बच्चों। आठवीं पॉइंट की बात करें तो भीतरी अभिलेख, हमने आपको पीछे के टॉपिक में बताया भी था और हमने बड़ी अच्छी तरह से इसका डिस्कशन किया था। भीतरी अभिलेख में किसके बारे में बताता है? स्कंदगुप्त के बारे में। और लास्ट और अंतिम अभिलेख जो आपके बोर्ड पर दर्शाया गया है, आपको लिखा गया है कि देवपाड़ा अभिलेख। मेरे बच्चों ये जो देवपाड़ा अभिलेख है, ये शासक विजय सेन के शासनकाल का है। और विजय सेन उस समय कहाँ का शासक था? उस समय विजय सेन बंगाल का शासक हुआ करता था। कहाँ का शासक हुआ करता था? बंगाल का। तो आपसे नए पॉइंट का डिस्कस किया, हमने बताया कि देवपाड़ा जो अभिलेख है वो देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन जो व्यक्ति हुआ करते थे उनके शासनकाल का है मेरे बच्चों। अर्थात वो कहाँ के थे? बंगाल के शासक थे। आज का टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट किया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूछ रहे होंगे, मन में उनका विचार चल रहा होगा, सर ये प्रश्न पेपर एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? तो बारी बारी से इसकी चर्चा करने वाले हैं कि एग्जाम में ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए मेरे बच्चों, किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आपको वो मेहनत नहीं करनी है जिस मेहनत में आप सारी चीज़ों को समेट लें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जिस दिन पॉइंट ऑफ व्यू तरीके के साथ अगर आपने उससे संबंधित उस तरीके से जिस दिन आपने तैयारी करना शुरू कर दी, मैं मानता हूं कि आपकी नौकरी, आप जिस पद को आप पाना चाहते हैं वो पद बहुत जल्दी प्राप्त होगा। मैं बताऊं, मैंने ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जो कि किसी ग्रुप सी या किसी ग्रुप डी या मैं कहूँ किसी कांस्टेबल लेवल की तैयारी के लिए बहुत ऊंचे लेवल की तैयारी करने लगते हैं, बहुत उच्च लेवल का पढ़ने लगते हैं। नहीं, आप सबसे पहले तैयारी करने से पहले थोड़ी सी टिप्स हम आपको देना चाहते हैं। तैयारी से करने से पहले आप सबसे पहले ये पता करिएगा कि इसका लेवल क्या है। उसके बाद उसकी तैयारी करने के बाद उसका ये पता करिएगा उसका सिलेबस क्या है। तीसरी बात, आप उसमें ये तैयारी करते समय ये पता करिएगा क्या उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है पूरी। अगर ये तीन चीज़ें आपकी सम्मिलित हैं, आप कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए और तैयारियां शुरू कर दीजिए मेरे बच्चों। मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने अग्रपथ पर एक दिन विजय पाएंगे और विजयी भवी होंगे, विजयी भवी। तो आगे बात करते मेरे बच्चों, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विजयी भव की तरफ से, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की जानकारी हमें जो मिलती है वो क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम आपसे बात करेंगे कि प्राचीनतम सिक्के जो हाथों के द्वारा बनाए गए थे उनको क्या कहा जाता है? आपको आंसर होगा कि सर उनको आहत सिक्के कहा जाता है। बहुत बढ़िया। जिसे साहित्य में कशार्पण कहा गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि आहत सिक्कों को, प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं कि आहत सिक्कों को किस और नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे सर आहत सिक्कों को कशार्पण के नाम से जाना जाता था। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य किस शासक के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य किन शासकों के द्वारा किया गया था? ये एक राजवंश है, ये ध्यान रखना। यवन। आपका आंसर होगा कि यवनों के द्वारा सिक्कों पर लिखने का कार्य सर्वप्रथम किया गया था। शुरू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनेगा अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन बनेगा अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? बच्चों आपका आंसर होगा एपिग्राफी। क्या होगा? एपिग्राफी। और एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा गया है। क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा गया है। और तथ्य स्पष्ट करें। फिर तथ्यों में 2-3 जानकारी लिखी होंगी, उनमें आपको मिलेगा कि पहला तथ्य मिल सकता है आपको कि बीड़ा बजाते हुए चित्र प्रदर्शित हुआ, नंबर 1। दूसरा मिल सकता है कि बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर चित्र प्रदर्शित है,
दोनों में से दोनों ही आंसर सही हैं, और कुछ और फैक्ट मिलेंगे जिनमें से आप बिल्कुल सही आंसर जो आपको पता है वो आप लगा देंगे और आप 1 नंबर का विजयी प्राप्त करेंगे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अरिकमेडु से किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? आप कहोगे सर अरिकमेडु से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए, किस जगह के सिक्के प्राप्त हुए? रोमन के। अर्थात अरिकमेडु एक ऐसा स्थान था, भारत का एक ऐसा स्थान है जहां से हमें किसके सिक्के प्राप्त हुए मेरे बच्चों? अरिकमेडु से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न बनेगा, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बने हैं? आपका आंसर होगा नागर शैली में। आपसे कहे दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? आपको भी सर द्रविड़ शैली में। बहुत बढ़िया। लेकिन आपसे क्वेश्चन बने कि पंचायतन का मतलब क्या है? आप बताओगे कि पंचायतन एक मंदिर बनाने की रचना है, अर्थात मंदिर रचना शैली है जिसको पंचायतन नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कूट में जब क्वेश्चन बनता है तो दे देंगे कि एक मंदिर बीच में 3 किनारे पर, एक मंदिर बीच में 4 किनारे पर। आपको पता चल गया होगा सर एक मंदिर बीच में 4 किनारे, टोटल 5 मतलब पंचायतन। बात खत्म। चलो भाई आगे बढ़ाओ। अब क्वेश्चन बनेगा, अभिलेखों से शासकों से कैसे बनेगा कि राजा खारवेल, एक राजा खारवेल हुआ करते थे, उनका संबंध किस अभिलेख से है? हाथी गुम्फा अभिलेख से है। क्वेश्चन बनेगा, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से है? आपका आंसर बनेगा सर रुद्रदामन अभिलेख से है। आपका क्वेश्चन बनेगा, गौतमी बलश्री जो है कि उनसे संबंधित अभिलेख कौन सा है? आप बताओगे नासिक अभिलेख है। अगला क्वेश्चन बनेगा, समुद्रगुप्त का संबंध किस अभिलेख से है? ऑप्शन मिलेंगे हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नासिक और प्रयाग स्तंभ, और आपका सही उत्तर होगा प्रयाग स्तंभ। अगला क्वेश्चन होगा, पुलकेशिन द्वितीय। क्या होगा क्वेश्चन? पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस अभिलेख से है? आप बताओगे सर पुलकेशिन द्वितीय का संबंध, और इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि नासिक, जूनागढ़, प्रयाग और ऐहोल, 4 दे दिए जाएंगे। उनमें से आप फटाफट एकदम झट से आंसर लगाएंगे ऐहोल अभिलेख। समझ गए मेरे बच्चों? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। यशोवर्मन किस प्रदेश के किस जगह के राजा हुआ करते थे और उनका संबंध किस अभिलेख से है? तो आपका आंसर होगा मंदसौर अभिलेख से है, और वो मालवा नरेश कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मालवा नरेश। अगला क्वेश्चन है कि राजा भोज का संबंध किस वंश से है और किस अभिलेख से है? तो आपका आंसर होगा साहब प्रतिहार तो है ही है, प्रतिहार नरेश कहलाते थे, और इनका जो अभिलेख है वो साहब ग्वालियर अभिलेख है। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा आंसर दिया आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा स्कंदगुप्त से। किससे बनेगा? भीतरी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? और 4 ऑप्शन मिलेंगे, यशोवर्मन, भोज, स्कंदगुप्त, विजयसेन। आपका आंसर होगा सर स्कंदगुप्त। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बनेगा, देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है और वो शासक कहाँ के शासक थे? आपसे बड़ा बढ़िया आंसर बनेगा कि साहब इनका संबंध विजयसेन से है और बंगाल के शासक हुआ करते थे। उम्मीद है कि ये टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। मेरे बच्चों, ये मेहनत यूं ही ज़ाया मत जाने देना, और इतनी मेहनत करनी है सही दिशा में। मेहनत तो सभी करते हैं, आपने देखा भी होगा, मैंने देखा कि बहुत बच्चे बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। 2 चीज़ें ध्यान रखना मेहनत करते समय, एक दिशा और एक दशा। दशा बोले तो कंडीशन, दिशा बोले तो हाँ समझ गए, ठीक है ना। तो दिशा और दशा दोनों अगर लाइलेंस में हैं, सही चलने में, गारंटी दे सकता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा पाए, और ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो आप उत्तीर्ण ना कर पाए, अच्छे अंकों से पास ना हो पाए। ये मेरी गारंटी है, एक टीचर का आशीर्वाद है। आप इसको लिख के ले लेना। आज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी मेरे बच्चों। मुझे उम्मीद है मेरी ये लाइन है, मेरी ये टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। आज मैं टॉपिक को यहीं विराम देता हूँ, मिलता हूँ नए और अगले टॉपिक में। मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत शानदार रहा होगा मेरे बच्चों। आप चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को धीरे धीरे आगे बढ़वाने की कोशिश करें। बढ़वाने का मतलब समझ रहे ना, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिन बच्चों को वास्तविकता उन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि लूसेंट की पूरी बुक पढ़ा रहे हैं, जो कोई बच्चा कोई लूसेंट की रिवीजन करना चाहता है तो यहाँ आके जुड़ सकता है और बेहतरीन रिवीजन कर सकता है मेरे बच्चों।
किताब या कॉपी सामने रख लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करना शुरू कर दीजिएगा। अपनी बाड़ी को यही रोकते हैं, विराम देते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।